सभापति महोदय, आज पूरी दुनिया डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग के एक गंभीर और बढ़ता हुआ खतरा उत्पन्न हो गया है। इन तकनीकों का उपयोग झूठी जानकारी फैलाने, व्यक्तियों की नकल करने, जनमत को प्रभावित करने, नागरिकों को परेशान करने तथा निजता, सार्वजनिक विश्वास और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करने के लिए किया जा सकता है। एआई तकनीक, विशेष रूप से डीप फेक टूल्स, जो अत्यंत वास्तविक दिखने वाले नकली ऑडियो, वीडियो और तस्वीरें तैयार करते हैं, इसने पूरे शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक जवाबदेही के सामने अभूतपूर्व चुनौतियां खड़ी की हैं। विश्व स्तर पर डीप फेक का उपयोग तेज़ी से राजनीतिक हेरफेर, पहचान की चोरी, उत्पीड़न, वित्तीय धोखाधड़ी और सामाजिक भ्रम फैलाने के लिए किया जा रहा है। यूरोपोल के 2024 के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 तक साइबर अपराध में उपयोग होने वाली ऑनलाइन सामग्री का 90% से अधिक हिस्सा डीप फेक आधारित हो सकता है, जिसमें किसी की पहचान बनकर धोखाधड़ी सबसे बड़ा खतरा हो रहा है। इसी प्रकार विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट ने एआई आधारित गलत सूचना को निकट भविष्य के सबसे बड़े वैश्विक खतरों में शामिल किया है, जो समाज को अस्थिर कर सकती है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमज़ोर कर सकती है। इसका असर चुनाव और लोकतंत्र पर भी पड़ रहा है। कई देशों में डीप फेक का चुनावों पर नकारात्मक प्रभाव देखा गया है। स्लोवाकिया के 2023 के संसदीय चुनावों के दौरान मतदान से ठीक पहले एक उम्मीदवार की आवाज़ में बनाया गया फर्जी ऑडियो प्रसारित हुआ, जिसमें चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2024 के चुनाव के दौरान एआई निर्मित रोबो कॉल के जरिए राष्ट्रपति जो बाइडेन की आवाज़ की नकल मतदाताओं से वोट न करने की अपील की गई, जिसके बाद वहां की सरकार को संघीय जांच शुरू करनी पड़ी। ताइवान ने भी चुनावों के दौरान विदेशी तत्वों से जुड़े डीफेक दुष्प्रचारों की अभियानों की सूचना दी है। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि एआई जनित गलत सूचना बहुत तेज़ी से फैलती है और अक्सर तथ्य जांच से पहले ही जनमत को प्रभावित कर देती है। और इसी तरह से पूरे दुनिया में फ्रॉड और ये हो रहा है, और भारत में भी जो पुरानी कानून है उसको बदलने की ज़रूरत है। डीफेक की स्पष्ट कानूनी परिभाषा और इसके दुर्भावपूर्ण उपयोग को अपराध घोषित करना, एआई निर्मित सामग्री की अनिवार्य पहचान और वाटर मार्किंग करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और समयबद्ध कंटेंट हटाने की व्यवस्था करना, पुलिस और चुनाव अधिकारियों के लिए एआई आधारित पहचान। डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन जी। Thank you, sir. Honorable Chairman, I wish to draw the attention of this House to the financial crisis faced by the Gram Panchayats in Karnataka due to the non-release of central funds under the 15th Finance Commission. The grants made by the Finance Commission are not discretionary, sir. These are constitutionally mandated devolutions meant to strengthen local self-government and ensure predictable and transparent financial support to Panchayat Raj institutions. 2,133 crores meant for nearly 6,000 Gram Panchayats in Karnataka is still pending, sir. Even the first installment of rupees 1,092 crores has not been released, though the state has fulfilled all the procedural requirements. The continued withholding of the funds is both unjustified and detrimental to rural governance, sir. Because of the non-release of funds, Panchayats are unable to pay salaries of essential staff, including sanitation workers and local administrative personnel. Routine maintenance of drinking water systems, drainage, sanitation and street lighting has been disrupted. Several Panchayats have no operational funds left in their accounts to meet even basic expenses. Panchayats are constitutional institutions under Part 9 of the Constitution of India. Financial devolution to them is an obligation rooted in the principles of decentralization and cooperative federalism. When funds meant for Panchayats are delayed, it is the farmer waiting for irrigation repairs who suffers. It is the rural household dependent on the drinking water supply that suffers.
It is the poor, women, elderly and marginalized communities who bear the brunt of such administrative paralysis. The 15th Finance Commission was specifically tasked with strengthening local bodies and ensuring that Gram Panchayats have resources to deliver essential services. Also, for Karnataka, 1,066 crores are due to Karnataka under Manrega scheme and 6,976 crores under Jal Jeevan Mission scheme. Therefore, sir, I urge the government to immediately release the pending 10,175 crores due to Karnataka's Gram Panchayats under the 15th Finance Commission and other schemes, so that the Gram Panchayats can resume the basic constitutional functions without further disruption. The people of Karnataka should not be made to bear the cost of administrative delay, and the centre must act without any further hesitation. I once again request the government to look into the matter and do the needful at the earliest. Thank you, sir. Srimati JP Mathur Hisamji. Thank you very much, sir, for the opportunity. I stand before you for the long pending demand for Kerala regarding All India Institute of Medical Sciences, sir. So Kerala, in one voice, from the government of Kerala to the opposition, to all the MPs, to all the MLAs, to all the 14 districts, 941 panchayats, 67 municipalities, 6 corporations, together in one voice, Kerala has been demanding for an All India Institute of Medical Sciences. So Kerala, with the high density of population, with aging population, with the high spread of non-communicable diseases, Kerala deserves an All India Medical Institute, sir. And also, sir, with the high-end technology limited, with the medical research facility being limited, with the new latest innovation being limited, Kerala ought to have been given AIIMS, sir. With lot of expectations, we waited for AIIMS, sir. But we were given AMA, sir. Sir, Honorable JP Nadda ji is here. Honorable Union Minister from Kerala, George Kurian sir is here. Sir, Honorable Union Minister Suresh Gopi ji was here till now, till the last 0 hour. This AIIMS issue, even he couldn't emotionally take it. That's why he has left the house, sir. Because that was his also long pending demand which the government has not considered. Sir, Kerala, if there are over 22 AIIMS in India, sir. Delhi has AIIMS. Uttar Pradesh has 2 AIIMS, Madhya Pradesh has AIIMS, Orissa has AIIMS, Jharkhand has AIIMS, Chhattisgarh has AIIMS. That list goes on and on and on and on, sir. Kerala is also part of India, sir. Yes. Kerala is part of India. We are very much part of India. So AIIMS, something like AIIMS, when we are asking Keralam Pradikshichadu, or All India Institute of Medical Science, and ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ഒരേ ശബ്ദത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ എയിംസിന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ആമയാണ് തന്നത്, സർ. ആമയെ, സർ. So when we are asking for AIIMS, how Kerala can be deprived of AIIMS, sir? What is it that we have done everything, whatever is required? How can a state be more united and make a demand like making a demand for an AIIMS? So we request, I wholeheartedly request from the bottom of my heart to Honorable Union Minister JP Nadda ji to have, and also the government, to provide an AIIMS, a world-class facility for Kerala by establishing an AIIMS in the interest of people of Kerala, sir. Jai Hind.